गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड Yes, मॉर्निंग ma'am. मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस मैम। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में इंडेमनिटी स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद होगा। यस मैम। तो इंडेमनिटी में वैलिडिटी हमने पढ़ी थी। उसके बाद इस टॉपिक में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर, ये दो चीजें पढ़नी है हमें। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी प्रोमिसेस द अदर पार्टी कि आपको अगर किसी भी चीज में कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगी, ठीक है। बट किस रीजन से लॉस हो रहा है ये यूजुअली मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। जो पर्सन लॉस फुलफिल करने वाला है, ठीक है, जैसे मान लो कि ए ने बी से बोला कि अगर बी को किसी वजह से कोई लॉस होता है, मान लो बिजनेस में कोई लॉस होता है, तो उसकी भरपाई ए करेगा। तो ए हुआ इंडेमनिफायर क्योंकि वो दूसरे को इंडेमनिफाई कर रहा है, और जो दूसरा बी पार्टी हुई जिसका लॉस फुलफिल किया जा रहा है, दैट पार्टी विल बी नोन एज इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पार्टीज के राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसके नुकसान भरे जाने वाले हैं उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो तीन बेसिक राइट्स हैं उनके। फर्स्ट इज damages in respect of a promise to indemnity to indemnify the other in case of a lawsuit। तो अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज में से जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को याद होगा, हमने नीलम का एग्जाम्पल लिया था। नीलम ने अतुल से 2 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और अक्षय ने नीलम के साथ फिर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया कि अतुल से जो लोन लिया है उसके रिगार्डिंग अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अक्षय करेगा, ठीक है। नाउ अगर मान लेते हैं कि नीलम ये पैसा वापस पे नहीं कर पाई, ठीक है, तो अतुल ने क्या किया? अतुल ने नीलम के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। इस केस से डिफेंड होने के लिए नीलम को भी एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसका जो खर्चा होगा वो खर्चा भी कौन उठाएगा? अक्षय, ठीक है। यही है इसके राइट्स। Cost paid by the indemnity holder to defend a suit that was authorized by the promisor। तो जिस रीजन के बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर आप लोगों को कभी अगर नीलम को कोई केस फाइल करना पड़ता है या उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो जाता है जिसकी वजह से उसको कुछ खर्चा उठाना पड़ता है, वो सारे खर्चे अक्षय उसे पे करेगा, ठीक है। एनी अमाउंट पेड फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग इन अ सूट ऑथराइज्ड बाय द प्रोमिसर इफ द अमाउंट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द प्रोमिसर, ठीक है। तो प्रोमिसर से पहले ही बात हो जानी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर रीजन की वजह से लॉसेस फुलफिल होने वाले हैं, अगर उस रीजन से रिलेटेड कोई लॉ सूट है उससे रिलेटेड खर्चे इंडेमनिफायर पे करेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेमनिफायर के राइट्स क्या है, ठीक है। हमने तो अभी इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स पढ़े कि भाई जिसका लॉस फुलफिल होने के लिए बोला गया है
उसके क्या क्या राइट्स थे, पर जो लॉसेस फुलफिल करने वाला है क्या उसे भी कोई राइट्स मिले हैं? The act does not provide any rights to the indemnifier. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिफायर के पास कोई भी राइट नहीं होता है. ठीक है, therefore it is made equivalent to the rights of a surety. अब श्योरिटी के राइट्स, श्योरिटी इज अ पार्टी जो गारंटी में पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, तो श्योरिटी जब हम पढ़ेंगे, जब हम गारंटी पढ़ेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे कि श्योरिटी पार्टी के क्या राइट्स होते हैं. ठीक है ना, तो अभी अपन इतना ही याद रखेंगे कि इंडेमनिफायर को एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं करती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गर्ल्स. जस्ट 1 minute, आई एम गेटिंग अ कॉल. सो ओके, हाँ, तो नेक्स्ट हम आते हैं कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब है कि इंडेमनिफायर जिसने बोला है कि वो लॉसेस फुलफिल करेगा उसकी लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होती है. ठीक है, मतलब वो कब से लायबल हो जाता है लॉसेस को पे करने के लिए. ठीक है ना, ये हम देखेंगे. There are several judgments which have decided upon the liability of the indemnity holder, but the Indian Contract Act of 1872 is silent on the time when the liability of indemnifier commences. ठीक है, तो एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कब से शुरू हो जाती है. ठीक है ना, तो there is no rule that has been set under the Contract Act, but जो पास्ट केसेस हुए हैं इससे रिलेटेड, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें कई सारे हाई कोर्ट्स ने जब उनके सामने इस तरह के इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आए तो देयर हैव बीन 3 ग्रुप्स ऑफ जजमेंट्स. ठीक है, 3 अलग अलग तरह के जजमेंट पास किए गए हैं. फर्स्ट सेट ऑफ कोर्ट्स ने कहा कि लाइबिलिटी एज सून एज ही इंडेमनिफाइज द अदर पर्सन शुरू हो जाती है. ठीक है, मतलब जैसे ही आपने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुरंत आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई. अब अगर अगले दिन ही या 1 घंटे बाद ही किसी को उस चीज से लॉस हो जाए तो भी आपको लॉसेस फुलफिल करने पड़ेंगे. ठीक है, देन some high courts have been of the view that the indemnifier becomes liable only when the indemnity holder actually suffers some loss. ठीक है, दूसरे सेट ऑफ हाई कोर्ट्स ने क्या कहा कि इंडेमनिफायर तब तक लायबल नहीं होता जब तक एक्चुअल में इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस ना हो जाए. ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ लोगों ने ये कहा. थर्ड सेट ऑफ हाई कोर्ट सेड some other high courts have held that the indemnifier is liable before the actual loss. This is considered to be the correct version of indemnity. ठीक है, तो कुछ हाई कोर्ट्स ने क्या कहा कि जैसे ही लॉस होने वाला है उसके जस्ट पहले इंडेमनिफायर लायबल हो जाता है. ठीक है, मान लो कि कभी लॉस अकर होने वाला है तो उसके जस्ट पहले लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक, तो ये 3 जजमेंट दिए गए हैं, 3 टाइप ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. अब कोई भी रूल मेंशन नहीं किया गया है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर कमेंसेस, तो आप क्या लिखेंगे कि देयर इज नो रूल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
relating to indemnifier's liability commencement time. Okay, but with the past judgments, some high courts have said, फिर ये 3 जजमेंट्स आप मेंशन करेंगे कि 3 तरह के जजमेंट्स दिए गए हैं। कुछ ने कहा कि जैसे ही इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो तभी स्टार्ट हो जाता है लाइबिलिटी, दूसरों ने कहा कि जब एक्चुअल लॉस अगर हो जाए उसके बाद होती है, और कुछ ने कहा कि जैसे ही लॉस अगर होने वाला हो उससे जस्ट पहले होती है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? Yes, ma'am. चलिए, अब हमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो गारंटी था, ठीक है, बट गारंटी आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है अभी। सीसी के एग्जाम में आपको बेलमेंट आएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, आपकी एंटायर फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ाई गई है, और सेकेंड यूनिट में से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा, इंडेमनिटी और बेलमेंट, ठीक है। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, CC इसका? हाँ सीसी बताया जाएगा ना, अभी डेट डिक्लेयर थोड़ी हुई है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैम फर्स्ट यूनिट अभी आपने कहाँ कराया है? मैं फर्स्ट यूनिट करवाऊंगी भी नहीं, फर्स्ट यूनिट आपको भारती मैम ने नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, उसी से आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ आपकी सेकेंड यूनिट पढ़ाऊंगी। चलिए, बेलमेंट स्टार्ट करेंगे आज हम। What is a contract of bailment? Sometimes a property whose ownership belongs to a certain person temporarily goes into the possession of another person. Okay? Such a relationship between two persons is called bailment. The essence of bailment is possession, and it can happen in numerous circumstances. ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझाते हमें रूल्स वगैरह समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करने हर पॉइंट पे। राम सेंड्स हिज कार टू द गैराज फॉर रिपेयर, ठीक है। राम ने क्या किया, अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए गैराज में भेजा। इन दिस केस राम इज द बेलर, ठीक है। राम ने अपना सामान गैराज में भेजा है, तो राम इज द बेलर एंड द गैराज ओनर इज द बेली, ठीक है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर एंड द पर्सन टू whom the goods are delivered is called the bailee. Okay, the garage owner or bailee has to repair the car and then hand it over to Ram or the baler, ठीक है। तो अगर ऐसा वो नहीं करता है तो क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को हमने ब्रीच कर दिया है, ठीक है। तो राम ने जो कार रिपेयर होने के लिए भेजी है वो गैराज को रिपेयर करके और वापस उसको रिटर्न करना है इन गुड कंडीशन, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट द बेलर विल पे हिम। सो अब हम फिर से ये रीड करते हैं तो हमें फिर से समझ में आ जाएगा। समटाइम्स अ प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने कार की बात की, whose ownership belongs to a certain person temporarily goes to the possession of another person, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी की बात की, कार जो कि राम को बिलोंग करती थी बट कुछ टाइम के लिए उसने गैराज ओनर को दी फॉर रिपेयर। Such a relationship between two persons is called bailment, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। The essence of bailment is possession and it can happen in numerous circumstances. According to section 148 of the Contract Act, a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall
when the purpose is accomplished, be returned to or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, but this is the exact words that have been mentioned in the contract act. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज इन कोटेशन मार्क्स, यस और नो? यस मैम। अगर आप ये पूरी डेफिनेशन, ये पूरा जो एग्जैक्ट रूल है, इसको वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि इसमें से कुछ वर्ड्स आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो you can write that but do not use quotation marks. Okay, understood? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं. Some of the examples of bailments are cloth given to a tailor for stitching, a watch given to a shop for repairing, a friend lending his bicycle to another friend for riding it, and jewelry taken on rent for wearing to a party. Okay, तो ये सब क्या है? ये हमारे बेलमेंट के एग्जाम्पल्स हैं. फिर हमने देखा कि दो पार्टीज होती हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, एक होता है बेलर, दूसरी होती है बेली. ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैकी लीव्स हिज सूट फॉर ड्राई क्लीनिंग विद मार्था और ड्राई क्लीनर. ठीक है, जैकी और मार्था दो पार्टीज हैं, इसमें से बेलर कौन है और बेली कौन है? बताइए. जैकी बेलर जैकी बेलर मैम, जैकी बेलर है जैकी बेलर और राम और मराठा बेली है। बेली है। मार्था इज द बेली. ठीक है, वेरी गुड. तो जैकी इज द बेलर एंड मार्था इज द बेली हु हैज टू रिटर्न द सूट टू जैकी आफ्टर ड्राई क्लीनिंग इट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट. ठीक है, तो हियर आर द फीचर्स ऑफ बेलमेंट. फर्स्ट फीचर क्या है? मूवेबल गुड्स. Goods in bailment are goods as defined in section 2 subsection 7 of the Sale of Goods Act 1930, which means every kind of movable property other than money and actionable claims. Immovable property like land and building are not considered as goods. ठीक है, तो फर्स्टली बेलमेंट के अंदर जिन गुड्स की या जिन प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, दे शुड ऑलवेज बी मूवेबल गुड्स. ठीक है, और मूवेबल गुड्स की जो डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में दी है, उसके अकॉर्डिंग मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी यूज हो सकती है अंडर मूवेबल गुड्स. ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो चेक्स हैं. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है. आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा 12th क्लास में. 11th में पढ़ा है. हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी इसके अंदर. ठीक है ना, मूवेबल गुड्स में बाकी सब कुछ आ जाएगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं. रणबीर अग्रीड टू लेंड हिज कार टू जितेन फॉर अ वीक फॉर ₹3500. ठीक है, तो दो पार्टीज हुई, रणबीर और जितेन. ठीक है ना, रणबीर इज द बेलर and Jitendra is the bailey. Jitendra is liable to pay Ranbir ₹3500 and also return the car after a week. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? रणबीर ने अपनी कार जितेंद्र को दी एक हफ्ते के लिए यूज करने को, जिसके अगेंस्ट उसको उसकी रेंट पे करना पड़ेगा 3500, और एक हफ्ते बाद उसे पैसे और कार दोनों चीजें रणबीर को वापस करनी पड़ेंगी. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. घनश्याम लेंट हिज हाउस ऑन रेंट टू शंभू फॉर 6 months at ₹10,000 per month. ठीक है, घनश्याम क्या हुआ? बेलर हुआ, शंभू हुआ बेली. ठीक है, घनश्याम ने अपना घर शंभू को दिया रेंट पे रहने के लिए 6 महीने को.
और हर महीने 10,000 रुपए रेंट लेने की बात की। This is a valid contract, but not a contract of bailment, because the property in this case is an immovable property. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था immovable property like land and building are not considered as goods. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, वो डिटरमिन करेगा कि if it is a bailment contract or not. All right, understood? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फीचर क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। फर्स्ट हमने क्या फीचर देखा? मूवेबल गुड्स। ठीक है, सेकंड है डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 149 स्टेट्स दैट, इसके बाद आप लोगों की कुछ क्लास है क्या? इसकी क्लास है, Yes, उसके बाद ma'am. कंप्यूटर है। किसकी क्लास है? अकाउंट की। ओके, चलिए ठीक है। 10 से स्टार्ट है ना आप लोगों की क्लास? यस मैम। 5 मिनट्स में हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए, सेक्शन 149 states that there may be 2 modes of delivery, actual delivery and constructive delivery. ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स दो तरह से की जा सकती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। In actual delivery, the bailer hands over the physical possession of goods to the bailee, and in constructive delivery, the bailer does not hand over physical possession of the goods, but does something which has the same effect of putting the goods in possession of the bailee. अब इन दोनों का मतलब हम समझेंगे, ठीक है? मेन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? फिजिकल पोजेशन में। ठीक है, एक एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकल पोजेशन दिया जाता है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में फिजिकल पोजेशन नहीं दिया जाता, पर कुछ ऐसा किया जाता है कि पोजेशन सामने वाले के पास पहुंच जाए। ठीक है, अब दोनों चीजों की हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले, सीता गिव्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू हर टेलर फॉर स्टिचिंग अ ड्रेस। ठीक है, तो सीता क्या हुई? बेलर, और टेलर हो गया बेली। This is a case of actual delivery where the baler has physically delivered the cloth to the bailee for the purpose of stitching, and once the purpose has been fulfilled, the bailee returns the stitched cloth to the baler. ठीक है, ये हुआ हमारा actual delivery, ये तो clear है। Second हम आते हैं constructive delivery पे। Jhankar had some problem with his car. She went to a mechanic and handed him the car keys. This is a case of constructive delivery because here the car, which is the good, is not handed over physically to the bailee, but by delivering the car keys to the mechanic, she, the bailer, has given the possession of the car to the mechanic. ठीक है, तो कार, झनकार ने अपनी कार रिपेयर होने की करने की जरूरत थी उसको, तो वो मैकेनिक के पास गई, कार लेके नहीं गई पर, ठीक है, हो सकता है कि कार नहीं चल रही हो। ठीक है, सो शी वेंट टू द मैकेनिक एंड शी हैंडेड ओवर द कीज, उसने उसको कार की चाबियां दे दी। कार उसके घर पे ही खड़ी है। ओके, तो कार की चाबियां किसी को देना इज almost similar to giving the physical possession. Agree or not? यस मैम। हाँ नहीं बोलते रहा करो। So this is what constructive delivery means. ठीक है ना? अब हम आगे और नहीं पढ़ते हैं, हम अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों की क्लास भी रहेगी। यस मैम, आज एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास रहेगी क्या? नहीं, आज नहीं रहेगी, कल रहेगी। और नहीं, आप लोग ए सेक्शन वाले हैं ना, आप लोगों की आई थिंक फ्राइडे को होती है कि सैटरडे को होती है? फ्राइडे को होती है। हाँ, तो फिर कल रहेगी। यस मैम। ओके, चलो। हाँ जी मैम, मॉडल पे जो नोट डले हैं वो मैम समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब में आपने शायद पोस्ट किया है।
फर्स्ट यूनिट बेटा मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को। फर्स्ट यूनिट भारती मैम ने कुछ चीज़ों के नोट्स वगैरह डाले हैं, कुछ की वीडियोस डाली हैं, है ना? मैम तो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। मैम वीडियोस वीडियोस में समझ नहीं आ रहे हैं। तो मुझे एक काम करना, आप लोग टॉपिक वगैरह छाट के रख लो, ठीक है? ट्राई टू स्टडी। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे को बता देना, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यस मैम। ठीक है ना? क्या है कि मैम क्योंकि नोट्स लिखेंगे तो मैम वीडियो पॉज करके फिर लिखेंगे तो मैम इसमें बहुत टाइम चला जाएगा और मैम को समझ में भी नहीं आएगा। पीडीएफ से अच्छे से समझ में आ जाता है, उससे नोट्स भी फटाफट बन जाते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर नोट्स मिल गए मुझे तो मैं आपको उससे रिलेटेड स्पेसिफिक नोट्स भेज दूंगी जो आपको समझ में आ जाए इसी तरह से एग्जाम्पल के साथ, राइट? यस मैम। और अगर कोई Yes, टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो वो मेरे को बता देना, तो किसी दिन हम क्लास रख लेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें अपन कवर कर लेंगे डाउट्स। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। मैम यस मैम आपने अभी लिंक भेजी थी एक ग्रुप पे, आपने लिखा था टाइमिंग उसका एंटरप्रेन्योरशिप 11 बजे से 11:40 तक। अरे मैंने ना गलती से वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होगा। मैं एक्चुअली क्लास के लिए आप लोग लेट हो गए थे ना, तो मैंने आप लोगों को शायद लिंक सही भेजी एकता मैम वाली, पर Yes, ma'am. मैसेज गलत भेज दिया उसके साथ। यस मैम भाई। कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है ना, तुम लोग समझ जाया करो, ठीक है ना? और यस मैम। सबने अटेंडेंस लिख दी बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू Yes, ma'am. गर्ल्स। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके मैम।